अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार और डार्लिंग का मेज़बान खालिद अब्बास डार हाजिर खिदमत है और मेरे साथ मौजूद है आपका मेरा सबका डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग। क्या हाल है पीरो मुर्शद? अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनाओ। यार काफ़ी देर से तेरा इंतज़ार कर रहा था, लेट क्यों पहुंचे? और बुजुर्गों क्या बताऊं आपको, मैं तो सोचा था कि ज़रा सेहत बनानी चाहिए, बस पैदल ही तुर पड़ा घर से। पैदल चलना तो अच्छी बात है डार्लिंग, अगर पैदल ही आना था तो कम से कम टाइम का तो ख्याल रखते। और जनाब अल्लाह का फजल है, मैं 2 घंटे पहले निकल पड़ा था घर से। शुक्र करे मैं पहुंच गया हूँ। रास्ते बहुत मेरा मतलब बंद थे, क्या बताऊँ आप। रास्ते बंद है? यार मैं भी आया हूँ, ना कोई हड़ताल है ना कोई जुलूस है, क्या बता रहे हो? वाह डॉक्टर साहब, क्या बात कर दी आपने। आपके ख्याल में क्या जुलूसों की वजह से या हड़तालों की वजह से रास्ते बंद होते हैं? क्या बताऊं आपको डॉक्टर साहब, जाके फुटपाथें देखें आप, लोगों ने कब्जे किए हुए हैं और इस कदर मेरा मतलब है उन्होंने उधर खोखे लगाए हुए हैं कि चलना फिरना फुटपाथ पे बहुत मुश्किल हो गया, बड़ा महाल है। हाँ यार, ये मसला बड़ा अहम है। और बाबे क्या बताऊं आपको, ये जो नजायज तजावजात वाले हैं ना, इन्होंने सड़क का सत्यानाश किया हुआ है। किसी का आधा होटल सड़क तक आ गया हुआ है और किसी ने फुटपाथ के ऊपर दुकान सजाई हुई है। डार्लिंग एक तौसीह कर लो, नाजायज़ तजावज़ात कोई लफ्ज़ नहीं होता, तजावज़ात होती नाजायज़ हैं। यानी हद से ज़्यादा कब्ज़ा कर लेना यानी तजावज़ कर लेना, इसी को तजावज़ात कहते हैं। वाह डॉक्टर साहब क्या बात है, मैं ऐसे नहीं आपको अक्लमंद कहता, आप भी मेरी तरह जीनियस है। क्या इस्लाह की है तो सही। यार कई लफ्ज़ हैं जो हम गलत बोलते हैं, इसलिए जहाँ कहीं गलती नज़र आए उसको दुरुस्त कर लेना चाहिए। लो डॉक्टर साहब, मैंने आपकी ये बात सुन के ना फैसला किया कि आपको फूलों का एक गुलदस्ता दे दूं। फिर गलत बोल गए ना यार, ये फूलों का गुलदस्ता क्या होता है? गुलदस्ता फूलों का गुलदस्ता ही होता है ना, और क्या होता है? भाई जब गुलदस्ता ही कह दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें फूल हैं, फिर फूलों का गुलदस्ता कहने की कोई जरूरत है? शाबाश, यानी सिर्फ गुलदस्ता ही कहना चाहिए। हाँ लगता है आज पैदल आने से अकल से भी पैदल हो गए हो। और बाबे ना पूछें, आप देखे जाके कि रेडियो वालों ने पूरी सड़क मली हुई है, पूरा कब्जा किया हुआ है और फुटपाथ पे तो मोटरसाइकिलों की पार्किंग होती है और कईयों ने तो अपने मकान के आगे ग्रीन बेल्ट के ऊपर दीवार करके रखी हुई है कि ये भी हमारी है। डार्लिंग वाकई ये बड़ी गलत बात है, हमें खुद भी ऐसी बातों की यानी हौसला शिकनी करनी चाहिए। अगर हर कोई सड़क से आगे बढ़ गया तो इन गलियों का और सड़कों का क्या बनेगा? ओहो डॉक्टर साहब, फिर तो गुजरना महाल हो जाएगा, क्योंकि कई लोगों ने तो गलियों में बड़े बड़े रैंप बनाए हुए हैं, आदमी गली में से गुजर ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल हो गया। हाँ डार्लिंग, इसीलिए तो हमें सड़कें और गलियां बहुत तंग लगती हैं। यार अगर नक्शे में देखोगे ना इन गलियों और सड़कों को तो बहुत खुली नजर आएंगी। और हमारी बदकिस्मती है कि हमने खुद ही इतनी तंग कर दी हैं ये जगह कि ना अब ट्रैफिक गुजर सकती है और ना ही पैदल चलना आसान है। तो बाबियो फिर आप, मेरा मतलब है भाई मेरी तरह जीनियस हैं, इसका हल भी बताएं। यार डार्लिंग इसका हल एक ही है कि हम अपनी दुकानें और मकान जो हैं वो हदूद से ज़्यादा ना बढ़ाएं और सड़कों पे रेडियां और फुटपाथ्स पे ये खोखे ना लगाएं ताकि पैदल चलना आसान हो जाए। वैसे बाबियो मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि ये जो तय बाजारी वाले हैं हर दूसरे तीसरे दिन रेडियां खोखे और ये उठा के ले जाते हैं जो वादू चीज़ें होती हैं, मगर ये लोग जो है जुर्माना दे के फिर उसी तरह मेरा मतलब है आके उन फुटपाथों पे उन सड़कों पे बैठ जाते हैं। मेरी समझ से बाहर है ये बात। यार प्रॉब्लम ये नहीं है, बहुत से ऐसे मैदान हैं जहाँ पे रेडियां लगाई जा सकती हैं, मगर रेडियो वाले ये चाहते हैं कि रेडियां वहाँ लगाई जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो। ट्रैफिक रुके ना रुके उनकी प्रॉब्लम नहीं है, वो ये चाहते हैं कि उनके गाहक ना रुके। और डॉक्टर साहब आपको क्या बताऊं, अक्सर लोगों ने खाली जगह देख के ना आर्जी खोखे लगा के तो मेरा मतलब कब्जा किया हुआ है, और अगर उनको मेरा मतलब कहें भाई यहाँ क्यों बैठे हुए हो तो आगे से आंखें दिखाते हैं। बस यार यही रवैया हमें तब्दील करना चाहिए। जब तक हम खुद को तब्दील नहीं करेंगे ना तो कोई चीज़ तब्दील नहीं होगी। लो डॉक्टर साहब, फिर नाजायज़ तजावज़ात पर मेरी जुगनी, नाजायज़ नहीं मैंने कहा, मैं अपने लफ्ज़ वापस लेता हूँ। लो जी,
तजावजात पर मेरी ताज़ा जुगनी सुने, शायद इसको सुन के लोगों में शूर पैदा हो जाए। हाँ यार, बड़ी अच्छी बात है। बुलाओ जरा अपने लुड्डी ग्रुप को और शुरू हो जाओ। ख़वातीनो हज़रात, वक्फ़ा हुआ चाहता है, मिलते हैं इस वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आइए देखते हैं डार्लिंग के आज के मेहमान कौन हैं। नाजरीन, आज मेरे यहाँ जो मेहमान हैं, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म और थिएटर की बड़ी मारूफ आर्टिस्ट हैं। अल्लाह इनको ज़िंदगी सेहत दे। आइए बात करते हैं मेघा जी से। मेघा जी, आपकी बड़ी मोहब्बत, आप मेरी रिक्वेस्ट पे मेरे शो में तशरीफ़ ले आई। थैंक यू मुझे यहाँ पर बुलाने का, इनवाइट करने का, और इस इतने प्रेस्टिजियस प्रोग्राम डार एंड डार्लिंग में मुझे यहाँ बुलाने का। और आपको तो पता ही है कि डी से डार्लिंग और एम से मेगा और एम से माई और डी से डार्लिंग, क्या बना? माई डार्लिंग मेघा। हाँ, माई डार्लिंग मेघा। तो फिर कैसे ना आती मेघा? आपकी बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे। ज़रा ये फरमाइए कि ये आपने यानी थिएटर छोड़ा हुआ है आजकल, जो यानी मिल जाते हो टेलीफोन पे भी और अक्सर नज़र आ जाते हो। पिछले दिनों रेडियो पे सुना आपको और हमने फिर यहाँ रिक्वेस्ट की तो आप
आने में कोई आपने देर नहीं लगाई? असल में जब मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी थिएटर लाइफ में, तो आप अक्सर मुझे फ़ोन करते थे तो मैं उठाती नहीं थी। तो मैंने कहा ये तो बड़ी बुरी बात होगी कि डार्लिंग मुझे बार बार फ़ोन करे और मेघा फ़ोन ना उठाए। तो मैंने कहा थोड़ा थिएटर से ब्रेक लेते हैं, तो डार्लिंग को टाइम देते हैं। सो इसलिए जब आपने मुझे डार्लिंग के लिए इनवाइट किया तो मैंने थिएटर को ज़रा गुड बाय कहा। तो अब मैं ज़्यादा वैसे भी टेलीविज़न और होस्टिंग और कुछ इवेंट्स का काम कर रही हूँ। अच्छा, तो ये आपने जो अभी गाना शुरू कर दिया हुआ है, बहुत सारे यानी मुझे यानी चढ़ता पंजाब जो है ना, वहाँ से जब कभी किसी दोस्त से बात होते हैं तो आपका जिक्र ज़रूर करते हैं जी जी, कि आपने कोई गाने का भी शुरू कर दिया है। बिल्कुल शुरू नहीं कर दिया बल्कि बाकायदा आगाज कर दिया है। हाँ, अब मेगा गाएगी और बस छाएगी माशाल्लाह। और 2018 में जब मैंने सांझा पंजाब का अपना एल्बम लॉन्च किया विद द कोलैबोरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सांझा पंजाब के नाम से एक बहुत बड़ा इवेंट मैंने करवाया था अलहमरा हॉल में। तो हमने अपने सांझा पंजाब से वहाँ से फ़नकारों को बुलाया था, वरिंदर विज थे उस बैंड का हिस्सा। तो लोगों ने बड़ा पसंद किया क्योंकि वो एक नई चीज़ थी, एक टोकन ऑफ लव था। क्योंकि आपको पता है डार्लिंग के जो फ़नकार होता है वो प्यार, मोहब्बत, हारमनी का सरचश्मा होता है और पीस का एम्बेसडर होता है। तो मोहब्बत की आवाज़ जानी चाहिए फ़नकार की तरफ से। सो मोहब्बत मेरा पैगाम है जहाँ तक फैले। तो आपको किससे प्यार हुआ, यानी गाने से, डांस से, ड्रामे से या रेडियो से? आप तो जानते हैं कि मेघा एक ऑलराउंडर फनकार है और अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मेघा को ज़्यादा रक्स से प्यार था, ज़्यादा अदाकारी से प्यार था या अब ज़्यादा गुलकारी से प्यार है। क्योंकि देखिए जितना वक्त मैं अदाकारी और एक्ट के लिए देती थी उतना ही वक्त आज मैं गुलकारी को दे रही हूँ। तो मेरे लिए तो ये जज करना मुश्किल हो गया कि मुझे प्यार किससे था। तो आई थिंक कि ये ज़्यादा मुश्किल है गुलकारी, क्योंकि अदाकारी में आप किसी का रोल प्ले करते हैं, आप वो एक्ट करते हैं जो आप नहीं हैं। लेकिन गुलकारी आपने वो करनी है जो आपकी डायरेक्ट दिल से और गले से निकलनी है, उसमें आप किसी का रूप धार नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये सुप्रीम क्लास ऑफ द आर्ट है जो सिंगिंग है। सो मैं समझती हूँ कि मैंने ज़रूर इसमें लेट एंट्री की है, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त है और इकबाल देर से आते हैं। मगर जैसा थिएटर में आपने ये फ़न का मुजाहरा किया ना, दूसरी कोई लड़की नहीं है जिसने ऐसे यानी ये निभाया हो डांस। इसमें कोई शक नहीं डार्लिंग के वाकई वो एक बड़ा मेरे लिए सुनहरी दौर था। और मैं ये समझती हूँ कि मेरे सामने जो हस्ती बैठी हुई है, मेरे उस एक्ट में इनका भी उतना ही अमल दखल है मुझे बूस्ट करने में। कि उनके अल्फाज थे कि ये एक लड़की आई है जो सबको खा जाएगी। तो वो जो अल्फाज थे ना वो आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। डार्लिंग वट एवर यू स्पोक आई प्रूव इट। मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझ पर बहुत बड़ा करम किया। और फिर सैयद अफजाल अहमद साहब का मुझ पर बहुत ज़्यादा एतमाद, जो मैं समझती हूँ कि अगर वो मुझ पर एतमाद ना करते और मुझे ये अल्फाज ना कहते कि मेघा तुम्हारा जो दिल करता है, जैसा डांस तुम करना चाहती हो तुम करो, तुम्हें हम कोई टीचर नहीं देंगे, कोई उस्ताद नहीं देंगे, डू वट एवर यू वॉन्ट। तो बस फिर वो जब गाना आया मैंने किया तो उसका रिज़ल्ट फिर सारी दुनिया ने देखा। और वो जो मेरी वजह शोहरत बनी, जो मैं घुटनों पर परफॉर्म करती थी और बहुत हाइट से मैं स्टेप डाउन करती थी, छलांगे लगाती थी, तो वो सम टाइम तुम घर जाके मुझे यकीन माने वो गाना था ना मेरा तन मन नीलो नील, तो वाकई मेरे जिस्म पर जगह जगह नील पड़े होते थे और मैं लिटरली घर जाके रोती थी। लेकिन जब मैं परफॉर्म करती थी नेक्स्ट डे मुझे लगता था मुझे कोई तकलीफ़ ही नहीं है। सो दैट वाज अ स्पिरिट। और ये वो स्पिरिट ही है कि मैं आज अपनी डार्लिंग के सामने बैठ के ये बात बयान कर रही हूँ। तो ये गाना जो है वो आप सीख रहे हो? जी, गाना मैं बिल्कुल इसकी ट्रेनिंग भी ले रही हूँ और अभी मैंने बहुत सारे गाने भी रिकॉर्ड करवाए हैं, जिसमें कुछ नए गाने हैं, कुछ कवर सॉन्ग्स हैं। उसमें हमने कुछ मैंने सिंधी कवर किए हैं, कुछ मैंने इलाकाई सॉन्ग्स किए, जिसमें पश्तो भी है, बलोची भी है, तो उर्दू, पंजाबी सब, ताकि हर किस्म की कलेक्शन मेरे पास हो। और मैंने उसको रिकॉर्ड किया और बाकायदा मैं इसकी तरबियत भी ले रही हूँ। तो कभी आप थिएटर को मिस करते हो कि यार थिएटर में करती थी, क्योंकि वहाँ पे तो उसका नतीजा उसी वक्त निकल आता है ना कि आप एक्ट करते हो तो वो पता चल जाता है कि कैसा लगा ये देखने वालों को। हाय सच बताऊँ, मैं
हर अपनी उस चीज़ को मिस करती हूँ जिसमें मैंने परफॉर्म किया है, चाहे वो फिल्म है, चाहे टेलीविज़न के साथ तो मेरा रिश्ता बहुत ही पक्का है कि मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। अभी आपके प्रोड्यूसर जो सैयद आगा जी हैं, उनका भी मैंने ईद पर एक शॉर्ट प्ले किया था, यही तो है ज़िंदगी, वो बड़ा सुपर डुपर हिट हुआ था। सो मेरा जो है ना ये सिलसिला तो जारी रहता है, लेकिन मैं थिएटर को वाकई मिस करती हूँ और फिल्म को वाकई मिस करती हूँ। लेकिन हाँ, जब भी अच्छी फिल्म की ऑफ़र हुई मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगी। ज़रा ये बताइए कि ये गाना जो आपने बताया कि इलाकाई गाने भी गाते हो आप, और सूबाई जितने भी हैं हमारे चार पांच सूबे जी, जो है, जी। तो आप पश्तो भी गाते हो? मैंने एक गाना कवर सॉन्ग किया है ताकि एक फ़नकार के पास जो है वो हर तरह का टेस्ट हो और वो कहीं भी जाए, क्योंकि ज़ाहिर है मैं KPK में भी जाऊंगी, मैं सिंध में भी जाऊंगी, मैं बलूचिस्तान में भी जाऊंगी, पंजाब की तो मैं ऑलरेडी हूँ, तो जब मैं वहाँ जाऊँ तो मैं उन लोगों के लिए क्या तोहफ़ा लेकर जाऊँ। अच्छा। सो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ जुर्रत की है, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि वो मुझे प्रॉपर, क्योंकि वो एक तो एक्सेंट बहुत मुश्किल है और फिर ये कि प्रॉपर उस चीज़ को निभाना, मैं समझती हूँ कि मैं लोग सुनेंगे तो ज़रूर मुझे दाद देंगे अगर मैंने अच्छा गाया। अच्छा, तो ये जो पश्तो ने आपने रिकॉर्ड किया है, जी। इसके क्या मायने होते हैं इसके, अगर यानी? जब गा के बताऊँ या जी ज़रा गा के बताऊँ? जी गा के। जी। लक्षात खवळता कमी तोल मला रवळा ताजा ताजा गुलुना ड्रेसलोर मला रवळा ताजा ताजा गुलुना ड्रेसलोर मला रवळा लक्षात खवळता कमी तोल मला रवळा ताजा ताजा गुलुना ड्रेसलोर मला रवळा ताजा ताजा गुलुना ड्रेसलोर मला रवळा लाज चढ़ता तमकीदी लाज चढ़ता तमकीदी और चढ़ता तमकीदी बाजवड़ गलुना हल्का तो डर के ताजा ठीक जगलुना कमिस्तोर आउटोर माला रौड़ा ताजा ताजा गलुना देसलोर माला रौड़ा ताजा ताजा गलुना देसलोर माला रौड़ा दजार बदल पसेशी दजार बदल पसेशी आजार बदल पसे दबाजवड़ गलुना नेला पासून सालो के मक्तबा नाजुना कमिस्तोर आउटोर माला रौड़ा ताजा ताजा गलुना देसलोर माला रौड़ा ताजा ताजा गलुना देसलोर माला रौड़ा लक्षते खवळता कमिस्तोल माला रौड़ा ताजा ताजा गलुना देसलोर माला रौड़ा ताजा ताजा गलुना देसलोर माला रौड़ा लक्षते खवळता कमिस्तोल माला रौड़ा ताजा ताजा गलुना देसलोर माला रौड़ा ताजा ताजा गलुना देसलोर माला रौड़ा नाज़रीन, मेगा जी से गुफ्तगू जारी रहेगी, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मेगा जी, आप ये जो गा के आए हो अपना पश्तो गाना, इसका क्या मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये है कि मुझे काले रंग की कमीज़ ला के दे और मुझे बाजोड़ के फूल ला के दे, प्यार वाले मोहब्बत वाले। तो इसका मतलब आपको पश्तो आती है?
हाँ जी, मैंने गाने के लिए सीखी ताकि वो तलफ़्फ़ुज़ को मैं बयान कर सकूं और इसका मतलब मुझे पता हो कि मैं कह रही हूँ। अच्छा, वो मैंने आपको बताया कि इसका मतलब ये है कि मुझे काली कमीज़ ला के दे, और मुझे स्पेशली बाजौर जाओ, आपको पता है इलाका है बाजौर, और वहाँ के फूल बड़े मशहूर है। वो कहती है मुझे वहाँ से ताज़े ताज़े फूल ला के दो। वाह। हाँ जी। तो यानी सिंध सिंध का भी कोई किया, सिंधी? सिंध का मैंने किया अल्ले सॉन्ग। अच्छा, अल्ले। अल्ले, वो कैसे है? अल्ले उनका इलाकाई है। वो 2 बोल सुनाऊं? जी हाँ, जरा जरा। अल्ले अल्ले मुंजा मारवड़ा, ए मुंजा जोगियड़ा, ए मुंजा सामियड़ा, मारोड़ा मिठड़ा मोहि जान, मारोड़ा सामीड़ा मोहि जान। अल्ले रे अल्ले मुंजा मारवड़ा, ए मुंजा जोगियड़ा, ए मुंजा सामियड़ा, मारोड़ा मिठड़ा मोहि जान, मारोड़ा सामीड़ा मोहि जान। वाह जी वाह, माशाल्लाह। समझ आई है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहा है मैंने? आपने यही कहा कि ये सिंध का है इलाकाई। नहीं, इसके आगे क्या है? इसका मतलब है कोई? बिल्कुल है, प्यार की बात है और मोहब्बत की बात है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, और आगे से वो सिंध की जो मुख्तलिफ ट्रेडिशंस है वो बयान करता है, जब इसका एक अंतरा है। और अब अब्दुल्ला शाह भुटाई जो वहाँ के मशहूर शायर हैं, उसका भी जिक्र है इस गाने में। तो ये बड़ा रिच कल्चर है, आपको पता है, हमारे सिंध का। वाह वाह वाह। तो ये मेरा मकसद है, आप गाने की बाकायदा रियाज कर रहे हो आजकल? जी बिल्कुल। इसके यू नो दैट के प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। तो कितनी देर रियाज करते हो आप? अगर मैंने जस्ट अपनी अकेले प्रैक्टिस करूं तो मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाता है, जो कि हारमोनियम के साथ मैं प्रैक्टिस करती हूं। और अगर जब हम गाने कर रहे हो, याद कर रहे हो, तो फिर टाइम का कोई पता नहीं चलता। उसमें फिर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जब तक आपका गाना बेहतर नहीं हो जाता। तो कोई उस्ताद भी रखा आपने ये सिखाने के लिए? जी बिल्कुल। स्टार्टिंग में मैंने सैयद ज़हीर रिज़वी साहब से क्लास ली, फिर इलाही बख्श साहब से ली, और किंग ऑफ म्यूज़िक ताफ़ो खान साहब के घराने की मैं बाकायदा शागिर्द हुई, और उनके साहबजादे तारक ताफ़ो से माशाल्लाह मैंने गंडा बनवाया। और मेरा जितना भी म्यूज़िक एल्बम है इस वक्त वो जो कर रहे हैं, सांझा पंजाब और ऑनवर्ड्स, जो अभी मेरा शारारा एल्बम आ रहा है, उसका तरतीब उन्होंने दिया म्यूज़िक। और अभी इसी मंथ के एंड में हमारा एक गाना सस शुदनी, जिसको अब्दुल्ला चिली साहब ने लिखा है, अच्छा। और ताफ़ो स्टूडियो से वो रिलीज़ हो रहा है, तो वो भी आप सुनेंगे तो आपको पसंद आएगा। और बाकायदा उन्होंने मुझे, जैसे सैयद इफ़ज़ाल अहमद साहब ने स्टेज की दुनिया में एंट्री पर ख़िताब दिया था, दुनिया स्टेज की कताला का, मेरे लिए बड़ी सादत की बात है कि वो घराना जहाँ पर मैं कहती हूँ कि वो म्यूज़िक के देवता माने जाते हैं, उन्होंने मुझे भंगड़ा क्वीन का खिताब दिया। हाँ माशाल्लाह। और एक बात और मेरे ज़हन में आ गई कि जैसे मैंने सिंधी, बलोची, पश्तो सॉन्ग रिकॉर्ड किया, आने वाले दिनों में आप मेरा एक चाइनीज़ सॉन्ग भी सुनेंगे। हाँ माशाल्लाह। तो चाइना आप गए हो या चाइनीज़ इसी तरह यूट्यूब पे ही? बस वो एक सोच आई मुझे कि एक और नया क्या करना है। तो आपको पता है कि हमारी बहुत सारी उनके साथ कोलैबोरेशंस हैं चाइना के साथ। हाँ, हमारा बड़ा मोहब्बत है, दोस्त प्यार है है, ऐसे दोस्त है हमारे, हमारा। 7 समुद्रों से So- गहरी दोस्ती, 7 आसमानों से ऊंचा हमारा मोहब्बत का एक परवाना है उनके साथ। बिल्कुल जी। और उसके लिए स्पेशली मैंने एक सॉन्ग रेडी करवाया पाक चाइना दोस्ती पर। अच्छा। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह तो आप वो कैसे ट्रैक- कैसे जरा दिखाएं वो जरा। अभी नहीं, सरप्राइज ऐसे है, वो थोड़ा- जब अगले शो पे बुलाएंगे ना थोड़ी- वो तब। नहीं थोड़ी नहीं, सी चीनी तो नहीं, चखाओ नहीं, आप, ये क्या बात एक है? टिकट में 2 मजे नहीं चलेंगे। अभी सिर्फ सिंधी, बलोची और पश्तो। अच्छा। चाइनीज अगले प्रोग्राम में। चलो तो बलोची सुना दो फिर, ये क्या बात हुई? नहीं, वो तो अब वश में लेना, अब सारे एक में तो नहीं हो सकते नहीं ना नहीं, अच्छा डार्लिंग। मेरा मतलब है अब आप इत्तेफाक से इधर बैठे हो। बड़ा इश्क इश्क तू करना है, कदी इश्क दी गुंजल खोल ते सही, तेनू मिट्टी दे विच रोल दवे, 2 प्यार दे बोल तू बोल ते सही, प्यार कट ते दर्द 1000 मिले, कदे इश्क नू तकड़ी तोल ते सही, तेरी हसदी अख भी पिज जावेगी, कदे मेघा नू अंदरों फोल ते सही। माशाल्लाह, ये आपने खुद लिखा है? नहीं, हाँ? ये मैंने बनाया है। अच्छा। माशाल्लाह। तो चाय भी बना लेते हो आप या खाना भी बनाते हो खुद? जैसा मैं उल्लू बनाती हूँ ना, वैसा कोई नहीं बनाता। माशाल्लाह। लो भी, हमने आज तक नहीं देखा आप। देखा, आपको बनाया नहीं? अच्छा मुझे, आप तो है डार्लिंग, आपसे तो वैसे ही प्यार है, अच्छा मोहब्बत है। वही मैं, मेरे लिए बड़ी ये मेरा मतलब अजीब बात थी आज जो- आपको नई नई चीजें मैं बता रही हूँ। हाँ जब मिली थी तब आपको नया स्टेप दिखाया था, आपको फैन कर लिया था। आज मैंने आपको पश्तो सुनाया, सिंधी सुनाया, इसके बाद चाइनीज सुनाऊंगी, तो फिर आपको
डबल फैन बनना नहीं पड़ेगा। नहीं, उसकी वजह पता है क्या जी। कि मैंने 50 साल थिएटर किया। अल्लाह के फजल से उन 50 सालों में मैंने किसी को घुटनों पे वो मूव नहीं देखी स्टेज पे। स्टेज मेरा बहुत बड़ा होता है और आप माशाल्लाह उधर से आते थे और यहाँ आखिर तक जाते थे और फिर ऐसे ही करके वो उसको रिपीट करते थे। जी, ऐसे ही ये बहुत मुश्किल काम है। और फिर मैं कई दफ़े आपको पूछता था कि आपने ये जो घुटने हैं इन पे वो नी पैड तो नहीं पहना हुआ? नहीं। तो वो आप कहती थी कि नहीं नहीं देख ले, मैंने तो नहीं पहना हुआ। बिल्कुल। मगर मैं नहीं देखता था, मगर मुझे यकीन है आप पे कि जो आप कह रहे हो तो सच कह रहे होगे। जी बिल्कुल तो ऐसे ही। आपको इस कदर अल्लाह ने नवाजा उस सारे थिएटर में कि दूसरा कोई उसकी मिसाल नहीं है। बिल्कुल ऐसे फिर आप ड्रामा भी बहुत अच्छा बोलते थे, जो सैड एक सीन होते हैं वो भी आप करते, मतलब बड़ा अच्छा काम किया आपने थिएटर पे, जो भी हमारे साथ भी बहुत किया आपने, बड़ा अच्छा किया। फिल्में भी जो मैंने आपकी देखी वहाँ पे भी आप बिल्कुल फिल्मी लगती थी। तो ये जो मिसाल कायम की ना आपने कि वैसा काम किसी ने नहीं किया थिएटर में कि एक ही वक्त पे डांस की वो परफॉर्मेंस और वो डायलॉग, जी ऐसे ये ही। दोनों चीज़ें यानी बहुत कम लड़कियों में थी हमारी जो साथी फनकारा थी ना। जी बिल्कुल तो ऐसे ही। आपको तो अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। तो अब ये गाने में आप आ गए हो माशा। जी बिल्कुल। इवन जो हमने प्लेस इकट्ठे किए हैं उसमें कितने मतलब आप ही के लिखे हुए जो ड्रामे थे उसमें कितने मुश्किल मुश्किल रोल थे और बाकायदा एंड पे हम लोग ड्रामा बोलते थे, वरना आज तो लोग जब वाइंड अप के करीब जाता है तो ऑडियंस उठ जाती है, लेकिन तब लोग ड्रामा देखने के लिए, वाइंड अप देखने के लिए लोग बैठते थे। हाँ नहीं, जब ये था कि हम ड्रामे में बहुत ज़रूरत पड़ी है तो हम डांस को डालते थे। यानी कि वो ड्रामे की जरूरत होता था, डांस ड्रामे की जरूरत नहीं होता हाँ नहीं, था, वही मैं कह रहा हूँ सिचुएशनल ना। होता था ना। वही मैं कह रहा हूँ कि हम ड्रामे में बड़ा मजबूरन डांस डालते थे। आज डांस में मजबूरन ड्रामा डाल रहे हैं। ये फर्क आ गया है। तो आप ये बताएं कि आपकी नई कोई एल्बम आ रही है अब? जी बिल्कुल, अनकरीब आप मुझे एक होस्टिंग शो में भी देखेंगे और इससे पहले मैंने हमारे एक और चैनल है निजी 2-3, उनमें मैंने होस्टिंग की। सो मुझे नए नए काम करने की आदत है डार्लिंग, तो कहते हैं ना कि उकता जाती है तबीयत। सो अब मैं ज़्यादा होस्टिंग और सिंगिंग की तरफ तवज्जो दे रही हूँ और अभी जो मेरा आने वाला एल्बम है उसमें एक सॉन्ग आ रहा है मेरा क्लासिकल, मेघा छाए। सो मुझे पूरा यकीन है कि वो जब आप सुनेंगे तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, क्योंकि वो मेरे एल्बम का टाइटल सॉन्ग है। मेघा छाए क्या मतलब? तेरे बिन मेघा छाए ना, तेरे बिन मोहे चैन आए ना, तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन। सा सा रे रे गा 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 रे रे सा, गा गा मा मा पा 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 मा मा गा, हाँ। सा सा रे रे गा 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 रे रे सा, गा गा मा मा पा 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 मा मा गा, पा मा गा रे मा गा रे सा। ये है मेघा छाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ज़रा ये बताइए कि आप यानी एक्सरसाइज करते हो जी मैं करती या योगा करते हो या और कोई मैंने ये फिट जो इतनी माशाल्लाह फिटनेस है ये कैसे आ जाती है? कम खाते हो या ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो? डार्लिंग जो डियरेस्ट एंड नियरेस्ट फूड होता है ना, मैं ज़रा उसको खुद दूर कर देती हूँ कि ये दूर कर दो मुझसे ये, क्योंकि ये जो डियरेस्ट एंड नियरेस्ट फूड है ना ये मुझे बहुत नुकसान पहुँचाएगा। तो ऑब्वियसली मुंह पे जिप लगानी पड़ती है और सम एक्सरसाइजेज, एरोबिक्स एंड लॉट ऑफ डांस। क्योंकि डांस इटसेल्फ वेरी हैवी एक्सरसाइज, क्योंकि जब आप डांस करते हैं आपकी पूरी बॉडी जो है ना वो मूव करती है, तो ऑब्वियसली उसमें यह है कि आपकी सेहत भी रहती है और यह कि मेरा दिल भी लगा रहता है। तो इस सारे अमल में आपको फैमिली ने सपोर्ट किया? बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो अल्लाह ताला मेरी वालदा को रहमत करें, उनकी सपोर्ट के बगैर तो ये पॉसिबल ही नहीं था ना कि आज मैं यहाँ आपके सामने बैठी होती। आप तो पर्सनली उनको मिले हुए, आपको पता है कि वो कैसी खातून थी। माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी बेपनाह सपोर्ट रही मुझे। और फिर मेरे घर वाले हैं, मेरी फैमिली है, कभी उन्होंने मुझे नहीं कहा, बल्कि इवन मेरी फैमिली ने ही मुझे जब देखा कि ये अब थोड़ा देख रही है कि मैं कुछ नया करूं, तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम सिंगिंग स्टार्ट करो। सो आई स्टार्ट सिंगिंग। मैंने कहा देखिए मैं इसको ऐसे नहीं कर सकती जब तक मैं इसको प्रॉपरली सीखूंगी नहीं। हालांकि मैं ये नहीं कहती कि मैं सीख चुकी हूँ, मतलब ये कि मुझे थोड़ी तमीज़ आ जाए। तो अब कौन सा गाना सुनाएंगे आप?
ये मैं वो गाना सुनाने जा रही हूँ जो कि ताफ़ुक खान साहब के कंपोज किया हुआ म्यूज़िक और ख्वाजा परवेज़ साहब का लिखा हुआ सुन वे बलोरिया ख्वाल। बलोरी अखबालिया असा दिल तेरे नाल ला लिया सुन वे बलोरी अखबालिया असा दिल तेरे नाल ला लिया तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बन जा तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बन जा सुन वे बलोरी अखबालिया असा दिल तेरे नाल ला लिया तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बन जा तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बन जा सुन वे बलोरी अखबालिया असा दिल तेरे नाल ला लिया वेलकम बैक नाजरीन। आइए चलते हैं याद माजी की तरफ। डार्लिंग, यार ज़रा ये तो बताओ कि किस कदर प्यार मिला तुझे पीटीवी पे, यानी 64 से लेके और 86 क्या अब तक, आज तक हर शख्स तुझे प्यार करता है, हर आर्टिस्ट जो है तुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ा तेरे साथ उनका ताल्लुक़ है। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने डांटा हो? ऐसे ही ज़रा शेयर तो करो। मेरे साथ तो ये इत्तेफाक है कि मेरे बड़ों ने बहुत प्यार किया है, साथियों ने भी मेरा मतलब है बड़ी मोहब्बत की है, बड़ी मतलब है खुशकिस्मत ज़िंदगी गुजारी मैंने पीटीवी पे। मगर एक वाक़या मुझे जब मैं याद करता हूँ ना तो मेरा दिल जो है वो कहूँ महूँ करता है, बड़ी अजीब सी है वो दास्तान। एक दफ़ा हमारे यहाँ जो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, बड़ी अजीम खातून थी, खुर्शीद शाहद। तो खुर्शीद जी के साथ हमारा बहुत ताल्लुक़ था, हम उनके बच्चों की तरह थे। तो हम उनको आम तौर पर आंटी क्या हाल है, आंटी आप ठीक हैं, आंटी कैसी हैं आप, आंटी आपने रात को बहुत अच्छा गाया, आंटी आपने बहुत अच्छा किया वो सीन जो आपने वो सैड सॉन्ग के साथ जो आप बड़ा अच्छा ड्रामा करती थी। और ऑल इंडिया रेडियो से वो आई थी इधर इस रेडियो पे और फिर टेलीविज़न पे आ गई। तो एक दिन मेरा ख्याल है ईद का दिन था, हाँ,
तो खुर्शीद जी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए, और जैसे जवान लड़कियां पहनती हैं ना जी, बड़ी सजी हुई। ईद के दिन आ गई, हमारा छोटा सा टेलीविज़न था, और उस वक्त डॉक्टर नवाज सज्जाद साहब होते थे, खालिद सईद भट्ट होते थे, तो उनके जो साथी थे, उनके हम असर जो थे, तो उनमें वो आम तौर पे आके बैठती थी अगर काम नहीं होता तो आ रही थी। तो मैंने कहा आंटी जी सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कहती हाँ खालिद क्या हाल है, कैसे हो आप? मैं कहा आंटी आज आप आंटी नहीं लग रही, आज तो आप कज़न लग रही हैं। बस डार साहब मैंने इतना क्या कह दिया कि आंटी जी ने, खुर्शीद ने, अल्लाह खुर्शीद जी के दर्जात बुलंद करे, उन्होंने तो ऐसा गुस्सा किया और ऐसी नफ़रत से मुझे, मेरा मतलब है, पुकारा कि जलील कमीने, ये मेरा मतलब है तुम मेरे साथ ऐसी बकवास करोगे? शर्म नहीं आती ऐसी बातें करने की? मैं तुम्हारी बड़ी हूं, तुम्हारी माओ बजा हूं। आइंदा मुझे अगर तुम नजर आए ना तो मैं जूता उतार के मारूंगी तुम्हें। तो लो जी मैं बाबियो, मैं तो साइड पे हो गया और निकल गया। 3 दिन के बाद फिर मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने घूर के मुझे देखा। वो 7-8 दिन, मेरा मतलब है मैंने ना उधर जाना था और ना उन्होंने मुझे बुलाना था, मैंने जाना ही छोड़ दिया उस तरफ। बड़ा गुस्सा था उनका कि मैंने आंटी जी को कज़न क्यों कह दिया। देखो कैसे लोग थे ईमान से। लो जी 7-8 दिन के बाद बानो आपा जो थी ना, बानो कुत्सिया, उनका एक अपना सीरियल आया जो अपना सदरा। तो सदरा में एक मासी का किरदार था और एक उसके भांजे का किरदार था। तो मासी तारो उसका नाम था। तो मुझे प्रोड्यूसर मेरा कहने लगा जी अपना ये मासी तारो जो है वो बानो जी ने लिखा है खुर्शीद शाहिद, तो भांजे में खालिद आपका नाम है। मैं कहा यार, मैंने 2 दफ़े सोचा, मैं क्या यार मेरी तो मतलब है उनके साथ बड़ी मोहब्बत है, बहुत मैं एहतराम करता हूँ, मगर वो मेरे साथ नाराज़ हैं, शायद वो मेरे साथ काम ना करें। मुझे क्या, मैं तो कर लूँगा, क्योंकि उनका छोटा हूँ, बड़े डांटते होते हैं, मगर शायद इसी बहाने सुलह ही हो जाए। लो जी मैं कहा हाँ ठीक है, ऐसी कौन सी बात है। लो डार साहब 13 एपिसोड मैंने किए, 13 हफ्ते मैंने खुर्शीद जी के साथ, मासी तारो के साथ इस भांजे ने काम किया। और जब वो सीन होता था, जैसे ड्रामों में होता है कि जो मासियाँ होती हैं वो प्यार भी करती हैं, वो झाड़ती भी हैं, वो सर पे हाथ भी फेरती हैं, बाजू पकड़ के खींचती भी हैं, चीज़ें पकड़ती भी हैं, चीज़ें लेती भी हैं, चीज़ें देती भी हैं, और आर्डर भी करती हैं कि ये आगे कर दो, ये पीछे कर दो। जैसे जैसे किरदार थे हमने दोनों ने किए। तो यूं ही एपिसोड ख़त्म होता था, यूं ही वो 25 मिनट का ख़त्म होता था, वो इधर निकल जाएं, मैं इधर निकल जाऊं, बात ही नहीं होती थी और सुलह भी नहीं हुई। एक दिन क्या हुआ, वो 13 हफ्तों के बाद वो सारा सीरीज़ ख़त्म हो गई। वो जो सदरा थी ना, वो बिल्कुल वो 25 मिनट जो था वो 13 हफ्ते के बाद ख़त्म हुआ। हमारे यहाँ ये रिवाज था कि जब ख़त्म होता है सीरीज़ या सीरियल, कहते हैं यार कोई गलती गुस्ताखी हो तो यार माफ़ कर देना। तो मैंने कहा यार मेरे से भी जो गलती हुई है मुझे कोई माफ़ तो करता नहीं है, मगर अगर माफ़ कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो खुर्शीद जी को अल्लाह जन्नतों में जगह दे, बहुत अजीम औरत थी। मुझे कहने लगी इधर आओ खालिद, इधर आओ, चल इंसान बन, और ऐसे बड़ों को बातें नहीं करते, बहुत अच्छे, बस माफ़ी हो गई तेरी। मैं कहा ईमान से क्या अच्छी बात है। आप मुझे ये बताएं कि किसी को पता चला कि मेरी और आपकी नाराज़गी थी? नहीं नहीं, किरदारों की तो कोई नाराज़गी नहीं थी, तेरी मेरी नाराज़गी थी। वो क्या है जी, ऐसी कौन सी बात है। मुग़ल आज़म जब फिल्म बनी थी ना के आसिफ की, तो दिलीप कुमार और मद्दो बाला भी आपस में नहीं बोलते थे, मगर किरदार करते रहे, क्योंकि किरदार और अफराद में फ़र्क होता है। नहीं, फिर वो तू ही बकवास शुरू करने लगा है। लो जी डार साहब, फिर मेरा उनका बिल्कुल वैसा ही ताल्लुक़ हो गया जैसे बुज़ुर्गों का और बच्चों का होता है। ये वाक़या जब मैं याद करता हूँ तो मुझे बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ज़हन में आ जाता है कि किरदार और अफराद दोनों मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं और ये होनी चाहिए। हाँ यार, खुर्शीद जी बहुत उम्दा आर्टिस्ट थी, बड़ी अजीम आर्टिस्ट। तो लीजिए ख़वातीन और हज़रात, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की कसौटी। तो आज की कसौटी जो डार्लिंग ने बूझनी है वो है ये। चल बे डार्लिंग, स्टार्ट हो जा। बाबियो
स्टार्ट हो गया हूँ, ये ज़रा बता दें कि वो औरत है या मर्द? दोनों में से कोई नहीं। ओहो, क्या मतलब है डॉक्टर साहब इसका? दोनों में से कोई नहीं। ओहो, यानी इसका मतलब है यार यानी कोई इंसानी चीज नहीं है। ओके, यानी खाने की चीज़ है या पीने की चीज़ है या पहनने की चीज़ है? भाई तुम हमेशा फाउल खेलते हो, एक सवाल में 3 चीजें पूछते हो। ये ना खाने की चीज है, ना पीने की चीज है, और ना पहनने की चीज है। वो डॉक्टर साहब कोई इसका आला दुआला बताएं कि मेरा मतलब ये चीज़ करती क्या है? यार ये बस एक चीज है, समझ के, बड़ी कीमती चीज है। एक बात बताऊं, इसके पर भी होते हैं। पर मक्खी? मैंने कीमती चीज कहा था भाई। वो मेरा मतलब है शहद की मक्खी। बाबियो, बहुत कमाल की मक्खी होती है, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर वो शहद लेके आती है ना, तो अपने, मेरा मतलब है, उस सारे सिस्टम के तहत लेके आती है। आम पे बैठेगी तो उस शहद में आम का मज़ा आएगा, नींबू पे बैठेगी तो खटमटी शहद होएगी, फूल पे बैठेगी तो बिल्कुल फूलों की खुशबू जैसी शहद होगी। बहुत ही इज्जतदार मक्खी है, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत कीमती। मैं जीत गया, थैंक यू थैंक यू। यार खुद ही तुम फैसला कर चुके हो कि मैं जीत गया हूं। जिसका पागल खाने मैंने तुझे पूछा है ना, वो मक्खी नहीं है, ना शहद की मक्खी है। लेकिन बाबियो, मक्खी के तो पर होते हैं। यार मक्खी के पर होते हैं तो क्या मक्खी ही के पर होते हैं? हाँ ठीक कहा आपने, लेकिन डेमू, तोता, कबूतर, कां, कुग्गी लगे रहो बेटा, सारे परिंदे गिनवा दो। वो आपने चीज़ ही ऐसी पूछी है तो मैं, मेरा मतलब, परों वाली चीज़ें बताऊंगा ना। कोई ऐसी बताएं जिससे कसौटी का कोई रास्ता जो है ना ज़रा सा मुलायम हो जाए, प्लीज़। मुझे पहले ही पता था। चल तेरी खुशी के लिए एक इशारा दे देता हूं कि जिसका मैं पूछ रहा हूं ना, वो परिंदा नहीं है। ओ हाँ, अच्छा परिंदा नहीं, हाँ तो समझ गया मैं। कई जानवर भी उड़ रहे थे। बतख बाबे हो, बतख। शाबाश, ले भाई तुम्हारा जवाब बिल्कुल गलत। और बाबे, कैसी कसौटी आपने आज पूछ ली है। मगर ये बताएं कि जिसका आप पूछ रहे हैं, ये जंगलों में पाई जाती है या शहरों में? डार्लिंग, ये चीज जो है वो जंगलों पर से भी गुजरती है, मगर पाई शहर में जाती। हाँ, शहरों में पाई जाती, यानी चिड़िया भी नहीं हो सकती, हुदहुद भी नहीं हो सकता, चील भी सवाल ही पैदा नहीं होता, और गिरज तो वैसे ही आजकल ख़त्म हो रही है पूरे मुल्क में। डॉक्टर साहब, ये कितनी बड़ी होती है चीज़ जो आप पूछ रहे हैं? हाँ, ये हुआ ना सवाल। जिस चीज़ का मैंने पूछा ना, यानी बहुत बड़ी होती है। कितनी बड़ी होती है? आप जितनी, मेरे जितनी, या हम दोनों जितनी? हम दोनों से बहुत बड़ी बेटा। हम दोनों से बड़ी? डॉक्टर साहब, किसी चुड़ैल का तो नहीं पूछ लिया? भाई चुड़ैल का डर उसको होता है जो इंसान हो। तुम तो खुद बहुत बड़े जिन हो। मुझे जिन कह दिया जैसे मैं चिराग में से निकला हूँ। डॉक्टर साहब, आपने जिसका मुझे पूछा है, ये पाकिस्तान के शहरों में होती है? हाँ, हर बड़े शहर में कह सकते हो। तो मुसाफिर भी बैठते हैं? लगता है बूझ लिया। बूझता कैसे ना, इतनी आसान कसौटी। मैं तो आपके ज़रा इल्मी ज़रा दर्जा हरारत देख रहा था। आपने ट्रेन का पूछा ना। अच्छा, तो क्या अब ट्रेन के भी पर होने लगे हैं? हम मजाक कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपने हवाई जहाज़ का पूछा ना। शुक्र है भाई, वरना मैं तो ये समझा था कि गए काम से। वैसे ये बताओ कि कसौटी बूझकर कैसा लगता है? क्या बताऊँ डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता हूँ कि हल्का फुल हो गया मेरा ज़हन। ऐसे ही अपने आप को ज़रा स्कॉलर समझने लग गया हूँ। अच्छा जी स्कॉलर जी, अब लेते हैं एक वक्फा। मिलते हैं नाजरीन वक्फे के बाद। तो अब पेश खिदमत है डार्लिंग का इस हफ्ते का गाया हुआ पैरोडी सॉन्ग। फुटपाथ बनाया, कितना सोना सी फुटपाथ बनाया, हुण किते लभदा रवां, कितना सोना सी फुटपाथ बनाया, बंदे बंदे ने तंदूर ते लाया, बंदे बंदे ने तंदूर ते लाया, हुण किते लभदा रवां, कितना सोना सी फुटपाथ बनाया।
बनाया बंदे बंदे ने तंदूर ते लाया बंदे बंदे ने तंदूर ते लाया हुण किते लभदा रवां किन्ना सोहना सी फुटपाथ बनाया खुलियां सड़कां खुलियां गलियां कर दित्तियां ने जलियां जलियां अपनी हद तो बाहर न जाओ शहर दे हुस्न नूं खुन ना लाओ वरना लगेगा ए सदियों पुराना वरना लगेगा ए सदियों पुराना हुण किते लभदा रवां किन्ना सोहना सी फुटपाथ बनाया बंदे बंदे ने तंदूर ते लाया बंदे बंदे ने तंदूर ते लाया हुण किते लभदा रवां किन्ना सोहना सी फुटपाथ बनाया किन्ना सोहना सी फुटपाथ बनाया हुण किते लभदा रवां किन्ना सोहना सी फुटपाथ बनाया